हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है आपके प्यारे से YouTube चैनल एम क्लासेज पर। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लास 12 सब्जेक्ट बच्चों होने वाला है आज आपका मैथमेटिक्स। इसका हम मॉडल क्वेश्चन पेपर का कंप्लीट आपको सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। चाहे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, चाहे आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, सभी का हम आपको कंप्लीट सॉल्यूशन करवाएंगे। साथ के साथ आप सभी के लिए एक बड़ी खुशखबरी यह है बच्चों कि क्लास का जो पीडीएफ है सॉल्यूशन का, वो आपको फ्री में दिया जाएगा। आपको कोई चार्ज नहीं करना, फ्री ऑफ कॉस्ट है बच्चों। आपको इस नंबर पर 9024796410 पर हमें व्हाट्सएप मैसेज करना है और हम आपको ग्रुप के अंदर ऐड कर देंगे और आपको पीडीएफ वहां पर प्रोवाइड करवा देंगे। तो बच्चों आज हम मैथ का देखने वाले हैं। इससे पहले मैंने संपूर्ण कंप्लीट बच्चों फिजिक्स के मॉडल पेपर का सॉल्यूशन आप सभी के लिए करवा दिया है। यदि आपने अभी तक वो सॉल्यूशन नहीं देखा है तो आप जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उस वीडियो की, आप देख लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का क्वेश्चन पेपर। देखिए बच्चों, सामान्य निर्देश हैं, इनको तो आप पढ़ ही लोगे। हम बात करते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है, आपसे कह रहा है ए रिलेशन आर ऑन सेट 1 2 3 इज गिवन बाय आर। आर में आपका एक रिलेशन दिया हुआ है 1, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 3, 2, 3, देन द रिलेशन आर इज। तो ये कौन सा रिलेशन है बच्चों, ये आप सभी को बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन कैसे करने वाले हो बच्चों। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसका आंसर आपको कैसे देना है। पहले लिखना है आपको गिवन डाटा, ये आपका समुच्चय है, सेट है ए 1 2 3, ये रिलेशन है। देखिए ये जो आपका होने वाला है ना, मैं आप सभी को बता दूं, 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है। बात यहां तक ठीक है बच्चों। लेकिन यदि ये स्वतुल्य होता तो ये खुद का खुद से होता, किसी और का किसी से और से कनेक्ट नहीं हो जाता, तो इसलिए स्वतुल्य तो नहीं है। और बात करें बच्चों संक्रामक की, तो संक्रामक भी नहीं है। क्यों? देखो इसको आप ए मानोगे, इसको आप बी मानोगे, ठीक है। फिर आप इसको बी मान लीजिए, इसको आप सी मान लीजिए। तो यहां पर आपके पास ए कॉमा सी होना चाहिए आर में, लेकिन ए कॉमा सी मतलब 1, 3 नहीं है देखो आर में कहीं पर भी, इसीलिए ये संक्रामक भी नहीं है भाई। तो फिर बचा क्या आपका सम्मित। सम्मित में क्या होता है, खुद का खुद से सिर्फ होना चाहिए, बाकी का काम है चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, चलने दीजिए, उससे हमें कोई भी ऐतराज नहीं होता। इसीलिए बच्चों ये जो फंक्शन है ना आपका, जो समुच्चय है आर, सॉरी समुच्चय जो आपका ए है और जो रिलेशन आपका आर बना है संबंध, ये आपका एक सम्मित संबंध होगा भाई, राइट। तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी, सिमेट्रिक। क्या आ जाएगा भाई? सिमेट्रिक, इसका बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। ऐसे बच्चों आपको इस क्वेश्चन को करना था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, जिन्होंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हिंदी में नहीं पढ़ा है, वो हिंदी मीडियम बच्चे हो तो आप हिंदी में भी वही क्वेश्चन को पढ़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आपसे पूछ रहा है लेट एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब बी ए फंक्शन विद डोमेन 0 1 2 3 देन डोमेन ऑफ एफ इनवर्स इज। यानी कि एफ इनवर्स का आपसे डोमेन पूछा जा रहा है। हिंदी में कहा है माना एफ एक्स एक्स क्यूब एक फलन है जिसका प्रांत बच्चों ये दिया हुआ है, एफ इनवर्स का आपको प्रांत निकालना है। बिल्कुल आसान सी प्रोसेस है बच्चों। आपको एक ही कंसेप्ट याद रखना है इस क्वेश्चन के अंदर, जो एफ एक्स का प्रांत होगा ना वही आपका एफ इनवर्स का क्या होगा, डोमेन होगा, जिसे आप क्या कहोगे, परिसर कहोगे। तो आपको ना एफ एक्स का क्या निकालना है, रेंज निकालना है। एफ एक्स का रेंज आ जाएगा तो मतलब उसका आपके पास डोमेन निकल कर आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, जो एक्स की वैल्यू दी हुई है ना 0 1 2 3, उनको आप ना एफ एक्स में रख दीजिए। तो 0 रखोगे एक्स के स्थान पर तो 0, 1 रखोगे 1, 2 रखोगे क्यूब होगा तो 8, 3 रखोगे तो 27 आ जाएगा। तो ये जो नंबरिंग आई है ना, ये क्या है, एफ इनवर्स का बच्चों डोमेन है। तो ये आपका डोमेन आपको मिलने वाला है। तो आप देख सकते हो आपका जो ऑप्शन नंबर है सी आपका बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। ऐसे बच्चों इस क्वेश्चन को करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम थर्ड। आपको दिया हुआ है साइन ब्रैकेट tan इनवर्स x mod x लेस देन 1 इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा। चार ऑप्शन आपके सामने है, ये आपको बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को आपको कैसे करना है। देखो आपको सबसे पहले गिवन डाटा लिखना है, फिर आपको tan इनवर्स x को थीटा मान लेना है। यहां से x निकालोगे तो आपके पास tan थीटा आ जाएगा। tan थीटा लंब बटे आधार होता है, लंब आपके पास x है, आधार आप क्या मान सकते हो, नीचे 1 मान सकते हो।
फिर आपको क्या मानना है, राइट एंगल बनाना है। तो राइट एंगल में आपको लंब आपका x है, आधार आपका 1 है। कर्ण किससे निकालोगे आप, पाइथागोरस थ्योरम से। तो आपका √1+x² आ जाएगा। साइन थीटा की वैल्यू निकाल लीजिएगा, लंब बटा कर्ण हो जाएगी। लंब x है, कर्ण आपने निकाला, √1+x² हो जाएगा। थीटा की वैल्यू निकालनी है तो साइन इनवर्स x बटा में √1+x² हो जाएगा। जो हमने थीटा माना है वो किसके इक्वल टू है, tan इनवर्स x के इक्वल टू है। तो सिंपली आपको क्या करना है, अब इस मान को इसके अंदर पुट कर देना है। जैसे आप इस मान को यहाँ पर पुट करते हो तो साइन से साइन इनवर्स आपका कैंसिल आउट हो जाना है। होने के बाद आपके पास क्या आएगा, x बटे में √1+ में x² आ जाएगा। बच्चों ये गजब का मेथड है। किसका मेथड है भाई, ये गजब का मेथड है। करने के बाद आपको मजा आ गया होगा। तो बच्चों ऐसे इस क्वेश्चन को करना था। तो देख सकते हो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर चला जाएगा। तो पेपर में भी आप टिक लगा ही लीजिए बच्चों। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। कोट इनवर्स 1/√3 माइनस कोस इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू बराबर, मतलब किसके बराबर होने वाला है। सेम क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा सा इसमें चेंजिंग है। ये आपका ना चैप्टर नंबर 2 से लिया गया है। चैप्टर नंबर 2 से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक से क्वेश्चन लिया गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आपको कैसे खात्मा करना था। सबसे पहले आपको लिखना है बच्चों गिवन डाटा, ये आपको दिया हुआ है। देखो आप सभी ने रूल तो पढ़े होंगे। कोट इनवर्स हुआ आपका, उसमें ना कभी भी आप, और साइन इनवर्स हुआ आपका, यदि माइनस अंदर है तो आप उसको चेंज नहीं करते हो पाई में से लेस करके, लेकिन बाकी में आप पाई में से लेस करते हो बच्चों, ये आपको पता होगा। ठीक है, तो कोट इनवर्स 1/√3 माइनस, अब देखो कोस इनवर्स के ना अंदर माइनस आ गया। जब भी कोस के अंदर माइनस आ जाता है ना तो हम क्या करते हैं, पाई में से घटा कर लिखते हैं उसको। ये ना फॉर्मूले है बच्चों। ठीक है, तो पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2 हो जाएगा। अब देखिए अब आपको क्या करना है, इस कोट इनवर्स को और कोस इनवर्स को हटाना है। तो देखिए इस 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, कोट 60 डिग्री की। 1/2 किसकी वैल्यू होती है, कोस में 60 की। तो 60 को आप लिख सकते हो रेडियन में π/3। तो कोट इनवर्स से कोट चला गया, π/3 बच गया, माइनस आपका बाहर है, ब्रैकेट आपका चल रहा है, पाई माइनस का π/3 यहां पर बच जाएगा। राइट, अब आप इसका एलसीएम लोगे तो यहां से 2π/3 आ जाएगा, बाहर माइनस से गुणा होकर माइनस हो जाएगा। जब आप इसमें घटाते हो इसको तो कितना आएगा आपका, माइनस का π/3। यानी कि आपका जो बी ऑप्शन है बच्चों वो बिल्कुल आपके सामने राइट होने वाला है। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इफ ये आपको एक आवी दिया हुआ है, ये भी आपको एक आवी दिया हुआ है, बोल रहा है देन दी वैल्यू ऑफ एक्स और वाई आर रेस्पेक्टिवली, आपको बताना है, मतलब इनके मान आपको बच्चों निकालने हैं। देखिए दोनों आव्यूह आपस में समान है तो आप इनके मान कैसे निकालोगे बच्चों। मैंने हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रखा है, क्लास के बाद इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, टेंशन लीजिए मत आप सभी। दोनों आव्यूह को बराबर कर दिया, एक्स और वाई के मान निकालने हैं। तो जिसमें एक्स है और जिसमें वाई है उनको आपस में बराबर कर दीजिए आप। देखो यहाँ 4x बराबर कर दे इसके तो डायरेक्ट x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, इसलिए मैंने 4x को बराबर कर दिया x + 6 के। राइट, और जो यहाँ पर 5x - 7 है उसको हमने इक्वल टू कर दिया y के बराबर। अकेला बच्चों कहीं पर y निकल नहीं रहा था, इसलिए ना किसी को बराबर कर लो आप चाहे, मैंने इसको बराबर कर लिया। तो 5x - 7 बराबर में y हो गया। तो x की वैल्यू यहाँ मैंने पुटअप कर दी। तो यहां से आप कैलकुलेट करते हो तो y का मान आपका 3 आ जाएगा। तो x का मान 2, y का मान 3, तो 2,3 आपका आने वाला है, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इसलिए आप बी ऑप्शन को बिल्कुल सही कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है इफ ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स देन a + a' इज, तो इसका आपको नाम बताना है, कौन सी आपकी मैट्रिक्स होने वाली, कौन सा आपका आव्यूह होने वाला है। देखिए बच्चों यहाँ पर 2 रूल अप्लाई होते हैं, दोनों रूलों को आपको याद रखना है। हो सकता है आपके मॉडल पेपर में एक रूल पूछा गया है, हो सकता है मेन बोर्ड एग्जाम में आपके इसमें से दूसरा वाला रूल पूछ लिया जाए। रूल क्या होता है कि मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है, उसमें आप उसका व्युत्क्रम यानी कि इनवर्स मैट्रिक आप ऐड करते हो तो आपको हमेशा क्या मिलने वाला है, सममित आव्यूह मिलने वाला है। ठीक है, और यदि आप उसको लेस करते हो उसमें तो आपको हमेशा क्या मिलने वाला है, विषम सममित आव्यूह कहेंगे, कहते हैं बच्चे, मिलता है। ठीक है, तो आपसे ये वाले कंडीशन पूछिए तो कौन सा आव्यूह होगा, सममित आव्यूह बच्चों आपका हो जाएगा। सममित आव्यूह यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपका होने वाला है। ऐसे बच्चों इस क्वेश्चन को करना था। बात करें क्वेश्चन नंबर हम 7 की, तो आपसे पूछा है इफ
एक मोड आपने आपको डिटर्मिनर दिया हुआ है, सारणिक दी हुई है 2,3 4,5 x3 2x5, देन x का मान आपको बताना है। सारणिक दोनों इक्वल टू है बच्चों, अवयव में इक्वल टू था, एक्स वाई पूछा था तो हमने आपस में बराबर किया था, लेकिन याद रहे डिटर्मिनर यानी सारणिक में बराबर नहीं करते बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस किया जाता है। रूल याद है ना आप सभी को। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, दोनों आपके सारणिक बराबर कर दिए, 5 दूनी 10 4 तिया 12, 5x माइनस का 6x, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 2 निकल कर आ जाएगी। इसलिए आपका जो ए ऑप्शन है ना वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी सो डेट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय। तो आपको ये बताना है, ठीक है, आपको फंक्शन दिया हुआ है और कंटिन्यूस इट है x बराबर 3, कंटिन्यूस है बच्चों किस पर, x बराबर 3 पॉइंट पर, ये कंटिन्यूस है यानी कि ये सतत है। तो आपको a और b के बीच में क्या बताना है, रिलेशन आपको बताना है, रिलेशन बच्चों आपको निकालना है। तो देखिए ये क्या है, x बराबर 3 पर सतत है बच्चों, तो रिलेशन आप कैसे निकालोगे। तो सबसे पहले आपको लिखना है गिवन डाटा, एफ एक्स बराबर आपको ये वैल्यू दी हुई है फंक्शन की, x बराबर 3 पर सतत है। सतत की बच्चों विशेष कंडीशन होती है, उसमें क्या होता है, बाई सीमा दाई सीमा, उस बिंदु पर फलन का मान क्या होता है, बराबर होता है। तो सबसे पहले आपको x बराबर 3 पर फंक्शन का मान निकालना है, मान बच्चों इतना आएगा। फिर आपको क्या निकालनी है, राइट हैंड लिमिट निकालनी है। तो राइट हैंड लिमिट निकालोगे आप, तो लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ एक्स, ठीक है। फिर यहां से h टेंस टू 0, यहां पर आप क्या करोगे, 3 प्लस का h करोगे, ये आपका f है, ये किसका काम कर रहा है, x का काम कर रहा है। तो फंक्शन में क्या है, आप x के स्थान पर 3 प्लस का h रख दीजिए। याद रहे आप 3 से बड़ा मान सोच रहे हो, क्योंकि आपने ना RHL लिया है इसलिए। तो कौन सा फंक्शन काम में आने वाला है, bx प्लस का 3 आपका काम में आने वाला है। तो b आ गया, x के स्थान पर 3 प्लस में h लिखा, प्लस का आपका 3 हो गया। उसके बाद क्या करना है, आपको h का मान यहाँ 0 रखना है, 0 रखने के बाद आपको मिलेगा 3b प्लस में 3 मिलने वाला है। उसके बाद बच्चों देखो आपको जो फंक्शन है f3 पर ये आपस में बराबर है, तो आपको RHL को बराबर कर देना है। आपको ना यहाँ पर LHL नहीं निकालना बच्चों, याद रहे, क्यों, उसके पीछे रीजन है बच्चों। यदि आप LHL निकालोगे ना तो वहां से तो a ही निकलेगा। अरे भाई a तो आपने x बराबर 3 पर निकाल दिया ना, यदि आप x बराबर 3 पर लिमिट नहीं निकाल, x बराबर 3 पर आप मान नहीं निकालते हो ना, तब आप इसका यूज कर सकते हो LHL का। यदि आपने यहाँ पर x बराबर 3 पर फलन का मान निकाल लिया है तो फिर आपको यहाँ पर RHL निकालना होगा, तभी आप a और b में संबंध निकाल पाओगे। तो यहाँ हमने f3 बराबर RHL कर दिया, f3 की वैल्यू है 3 प्लस का 1, RHL की वैल्यू है 3b प्लस में 3, 3b को वहां गए ले गए, 1 को यहाँ पर लाए। इसमें से देखो 3a माइनस 3b बराबर 3 माइनस 1, 2 बचा, इसमें से 3 कॉमन ले लिया, 3 का भाग दे दिया, तो a माइनस बी बराबर कितना आया, 2/3। तो आपका ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन सा सही होने वाला है। तो भाई आप देख सकते हो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 9, आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि इफ y बराबर है log x, x ग्रेटर देन 1 देन dy अपॉन dx इज, यानी कि आपको dy अपॉन dx का भाई मान निकालना है। तो देखिए इसका मान आप कैसे निकालोगे। तो dy अपॉन dx ये log है, ये x का काम कर रहा है, log x का अवकलन होता है 1 अपॉन में x, तो 1 अपॉन में x की वैल्यू log x हो गई। फिर हमें x का अवकलन करना पड़ता है, तो log x का अवकलन 1/में x, तो आंसर आ जाएगा 1 अपॉन में x log x, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, इफ रूट x प्लस में रूट y बराबर रूट a देन dy अपॉन में dx, यानी कि इसमें भी आपको dy अपॉन dx निकालना है। तो सिंपली प्यारे बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो रूट x का अवकलन क्या होगा, 1/2 रूट x, रूट y का अवकलन हो जाएगा 1/2 रूट y, फिर y का करोगे तो आपको मिलेगा dy/dx, और यहाँ रूट a का आप अवकलन करते हो तो ये क्या है, एक अचर राशि है, इसका अवकलन हो जाएगा आपका 0, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, इसको मैं इधर ले गया तो ये माइनस का बन गया, यहाँ ये बच गया आपका,
फिर हमने dy अपॉन dx निकाला तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 से आपका 2 कट जाना है, तो रूट वाई अपॉन में रूट एक्स माइनस का आपका आ जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बच्चों सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 11, y बराबर tan इनवर्स 3x माइनस का एक्स क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 1 बाई रूट 3 लेस देन x लेस देन 1 बाई रूट 3, तो dy अपॉन dx आपको बताना है। तो देखिए बच्चों आपको ना अवकलन अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि अवकलन में काफ़ी सवाल बच्चों पूछे गए हैं। इस पर मैं ना एक मॉडल पर जो आपका प्रश्न पत्र आया है इसका मैं ब्लू प्रिंट पर एक वीडियो और बना दूंगा, जिससे आपके सामने सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी किस चैप्टर से आपको कितना पढ़ना है। तो ये आपको दिया हुआ है, ये निकालना है। तो इस सवाल को करने के लिए आपको मानना पड़ेगा x बराबर टेन थीटा, थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स x यहाँ पर आप रखते हो, ये फॉर्मूला बन जाएगा टेन 3 थीटा का, टेन इनवर्स से टेन कट जाएगा, थीटा का मान आप जमा दोगे, टेन इनवर्स x का जब आप अवकलन करोगे तो 1 प्लस में आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 12, आपसे कह रहा है कि क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर इसके त्रिज्या के सापेक्ष क्या होगी जब त्रिज्या कितनी दे रखी हो 5 सेंटीमीटर हो। तो देखिए सवाल को आप कैसे सोल्व करोगे। वृत्त की त्रिज्या पता है 5 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल में परिवर्तन निकालना है त्रिज्या के रेस्पेक्ट में, इसलिए डी ए अपॉन में डी आर आपको चाहिए। वृत्त का क्षेत्रफल होता है ए बराबर पाई आर स्क्वायर, तो डी ए अपॉन में डी आर आप निकालोगे तो पाई को आपने बाहर रखा, आर स्क्वायर का आप अवकलन करते हो तो कितना हो जाएगा 2r। आर बराबर 5 सेंटीमीटर बात कर रहा है तो 5 यहाँ पुटअप कर देते हो तो 5 दूनी 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर बटे सेंटीमीटर, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 13। तो बाबू क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछ रहा है, द फंक्शन एफ एक्स एक्स प्लस कॉस एक्स इज, यानी कि फंक्शन क्या है, ऑलवेज इंक्रीज ऑलवेज डिक्रीज इंक्रीज फॉर क्राइटेरिया रेंज ऑफ एक्स नन ऑफ दीज, यानी कि वर्धमान ह्रासमान होगा, क्या होने वाला है ये आपको बताना है। तो देखो बाबू इसको आप कैसे सोल्व करोगे, काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा है बच्चों इन्होंने। तो देखिए आपको फंक्शन दिया हुआ है, वर्धमान के लिए कंडीशन क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो अवकलन है ना वो यदि 0 से बड़ा आ जाता है तो ये वर्धमान है, यदि अवकलन 0 से क्या आ जाता है छोटा आ जाता है बाबू तो ये ह्रासमान होता है। तो पहले आपको इसका अवकलन करना पड़ेगा, x का अवकलन आपका 1 हो जाएगा, cos का अवकलन माइनस साइन एक्स हो जाएगा। तो डिपेंड किस पे कर रहा है, साइन एक्स पे कर रहा है। तो साइन एक्स की तो रेंज हम जानते हैं ना -1 से 1 तक होती है, तो इसके बीच में से आप कोई भी वैल्यू यहाँ पर रखते हो ना तो हमेशा मान देखो -1 और 1 के बीच में से रखते हो यहाँ पर, तो आपको हमेशा एफ डैश एक्स का मान 0 से बड़ा मिलेगा। 0 से क्या मिलेगा बाबू, बड़ा मिलने वाला है। बड़ा मिल रहा है इसका मतलब क्या है, ये वर्धमान फंक्शन है। क्या है प्यारे बच्चों, वर्धमान फंक्शन, इसलिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो कह सकते हो ये हमेशा क्या रहेगा आपका वर्धमान इंक्रीज फंक्शन रहने वाला है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 14 क्या है बच्चों, समाकलन dx बटे में e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा, इसका आपको सॉल्यूशन करना है बच्चों, तभी आप ऑप्शन को करेक्ट कर पाओगे। देखो बच्चों मैथ का सीधा सा फंडा है, मैं आप सभी को बता देता हूं, ऑप्शन रट कर जाओगे तो कभी आपको सफलता नहीं मिलेगी। कंसेप्ट को समझो, कंसेप्ट की गहराई को समझो, तभी आप क्वेश्चनों को सोल्व कर पाओगे। ये जो मॉडल क्वेश्चन पेपर आया है इसको मजाक मत समझिए, आपका मजाक बना देगा एग्जाम हॉल में, इसीलिए इस पेपर को ध्यान से कर लीजिए। टिक तो कोई भी लगा देगा आंख बंद करके, आंख खोल कर टिक लगानी है तब मार्क्स मिलेंगे बच्चों आपको। इसीलिए जो मैं सोल्यूशन आपको करवा रहा हूँ ना तो पूरा यूट्यूब पर यदि आप खोजने जाओगे ना ऐसा कोई नहीं बताएगा आपको, ये मैं ना वादे से कहता हूँ आप सभी से। इसलिए जितना हो सके ना अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करना, जिससे मैं आप सभी के लिए केमिस्ट्री और बायोलॉजी के मॉडल पेपर की सॉल्यूशन वीडियो ला सकूं। अंदर से यार मोटिवेशनल मिलता है जब आप सभी लोग सपोर्ट करते हो। जब आप सपोर्ट नहीं करते हो तो हम भी मन से हार जाते हैं कि बच्चे सपोर्ट नहीं करते, क्या करें वीडियो बनाकर। तो बच्चों उम्मीद है कि आप पूरा सपोर्ट करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, यदि पहली बार विजिट किया हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। और क्लासों जो पीडीएफ बच्चों फ्री में दिया जाता है, कोई आपसे पैसा नहीं लिया जाता, ऐसा कहाँ मिलेगा भाई आपको। चलो बच्चों आगे पढ़ते हैं हम। तो इसका आपको सोल्यूशन करना है। तो सोल्यूशन देखो आप कैसे इसका करोगे। देखिए आपको क्या करना है, आपको अंश और हर को e की पावर x से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ e की पावर x आ जाएगा,
ए की पावर जो x है ना, इससे अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ e की पावर x का होल स्क्वायर बन जाएगा। और ये देखो माइनस की x पावर है, ये प्लस की पावर, आधार समान है, घातें जुड़ेगी तो e की पावर 0 हो जाएगा। e की पावर 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। उसके बाद हमें क्या करना है कि मान लेंगे हम t बराबर क्या है, e की पावर x है, तो dt बराबर e की पावर x डॉट में dx। अवकलन कर देंगे इसका, अवकलन करने के बाद ये फंक्शन आ जाएगा, यहाँ टी स्क्वायर प्लस में 1 हो जाएगा। और 1/1 प्लस टी स्क्वायर किसका समाकलन होता है रे बाबुआ, ये आपका tan इनवर्स टी का होता है गुरुजी। तो टी का मान कितना है रे बाबू, e की पावर x है गुरुजी। तो ये कर दोगे बच्चों तो आपका ऑप्शन नंबर ना ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15। आपसे पूछ रहा है सेक स्क्वायर एक्स बटे में कोसेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल टू है प्यारे बच्चों, ये आपको बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप कैसे करोगे। सबसे पहले आपको चेंज करना है, इनको दोनों को चेंज करना है, किसी के साथ भेदभाव नहीं, समानता का अधिकार देना है। तो इसको आप चेंज करोगे तो 1 cos स्क्वायर एक्स लिखोगे, और कोसेक स्क्वायर एक्स को आप चेंज करोगे तो 1 sin स्क्वायर एक्स लिख दोगे। फिर आप इनको आपस में ऊपर नीचे पलट दोगे, पलटने के बाद sin स्क्वायर एक्स बटे में cos स्क्वायर एक्स, इसको आप लिख सकते हो tan स्क्वायर एक्स, राइट। बट ना बाबू हम tan स्क्वायर एक्स का ना समाकलन नहीं जानते, इसीलिए इसको ना मैं तोड़ूंगा, किसमें तोड़ूंगा, स्वर समीका से। अरे स्वर समीका पढ़िए ना, 1 प्लस में tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है sec स्क्वायर एक्स के। तो देखिए यहां से यदि आपको tan स्क्वायर एक्स निकालना होगा तो आप एक का क्या करोगे, पक्षांतरण कर दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, sec स्क्वायर एक्स माइनस का 1 डॉट में dx मिल जाएगा। अब देखो प्यारे बाबू, sec स्क्वायर एक्स का समाकलन तो tan x होता है और 1 का समाकलन x होता है, प्लस में आपका c चलने वाला है क्योंकि कौन से चल रहे हैं, अनिश्चित समाकलन आपके चल रहे हैं, लिमिट नहीं है ना, इसीलिए c लगाना जरूरी है। तो c ही ऑप्शन आपका आ जाएगा भाई। तो देख सकते हो आपका c ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17 बच्चों क्या है, खतरा लग रहा होगा लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। देखो समाकलन करना है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, अरे tan स्क्वायर एक्स है ना बाबू, सीधा सा सवाल है यार, क्या पूछ लिया इन्होंने, मजा ही खराब कर दिया बच्चों तुम्हारा तो, है ना। कितना अच्छा माहौल चल रहा था, अच्छे अच्छे सवाल आ रहे थे, एक फर्जी सवाल डाल दिया इन्होंने। लेकिन फर्जी है बच्चों, लेकिन तुम्हें फर्जी नहीं बनना है ना, कभी करके नहीं जाओ। देखो क्या करना है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन होता है tan स्क्वायर एक्स, लिमिट 0 से 1 है। लिमिट रखने का सिंपल सा तरीका होता है अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट 1 है, माइनस का लोअर लिमिट 0 है, तो tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 0, ये तो भाई साहब खत्म सी में खत्म सी में बताए, खत्म हो गया 0। tan इनवर्स 1, अरे tan इनवर्स हटाना है बाबू मुझे, हाँ tan चाहिए, तो 1 पर किसका मान होता है, tan पर π/4 पर, तो यहाँ π/4 आपका राइट आंसर आ जाएगा, यानी सी ऑप्शन बच्चों आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हो आपका सी ऑप्शन यानी कि π/4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, अवकलन समीकरण डी स्क्वायर वाई अपॉन में dx स्क्वायर रूट 1 प्लस dy अपॉन dx स्क्वायर की कोटि और घात का योगफल आपको बताना है। ऑर्डर और डिग्री का आपको वही सम करना है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है बच्चों, लेकिन काफी बच्चे यहाँ पर गलती कर बैठते हैं। देखिए बात की जाए ऑर्डर की और पावर की, तो देखिए बात करें सबसे पहले ऑर्डर की। ऑर्डर देखो सबसे ज्यादा जो कोटि का अवकलन है, कितने कोटि का है, 2 कोटि का, तो इसकी जो ऑर्डर है वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बात करें डिग्री की, तो इसकी ही आपको क्या देखनी पड़ती है, डिग्री देखनी पड़ती है। इसकी डिग्री कितनी है भाई, 1, तो 1 हो गई, तो 2 प्लस में 1 आपका क्या जाएगा, 3, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही आंसर आपका चला जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। आपसे कह रहा है अवकलन समीकरण dy अपॉन dx प्लस में y से x बराबर tan x का आपको समाकलन गुणांक यानी कि आपको इसका फैक्टर निकालना है, यानी कि आपको IF निकालना है मेरे प्यारे बच्चों। तो IF आप देखो कैसे इसका निकालोगे। आपको लिखना है सबसे पहले क्या दिया हुआ है, dy अपॉन dx प्लस में y से x बराबर tan x, p का मान आपको पता है sec x से, क्यों, y बच्चों y से कनेक्ट हो चुका है, p का मान sec x, q का मान tan x, IF निकालोगे e की पावर में p डॉट में dx, p का मान क्या है sec x डॉट में dx,
सेक एक्स का समाकलन होता है log सेक एक्स प्लस में tan x। अब देखो यहाँ भी बेस ई है, यहाँ भी ई है, तो आपस में हट जाते हैं बच्चों, तो क्या बचेगा सेक एक्स प्लस में tan x। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dx बाई एक्स प्लस में dy बाई वाई बराबर 0 इच, यानी कि इस अवकलन समीकरण को हल करना है। तो देखिए भैया इसको कैसे हल कर लोगे। तो आपको दिया हुआ है बच्चों, ये सबसे पहले आप क्या करना है, इसका पक्षांतरण करना है, ये माइनस का हो जाएगा। उसके बाद आपको इसका इंटीग्रेशन करना है दोनों पक्षों का। 1/x का क्या हो जाएगा log x, 1/y का log y, माइनस का होगा इधर लाओगे प्लस का हो जाएगा। फिर इसमें आप log m प्लस में log n का फॉर्मूला पुटअप कर दोगे, log m डॉट n, तो log m की वैल्यू x है, n की वैल्यू y है। c को आप मान सकते हो log c, log से आपका log चला जाएगा, x y बराबर आपका c आ जाएगा। मतलब आपका ऑप्शन नंबर ना बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 21 क्या है, इफ दी वेक्टर्स ai कैप प्लस में 3j कैप माइनस का 2k कैप एंड 3i कैप माइनस का 4j कैप प्लस में bk कैप आर कोलिनर देन a कोमा b, यानी कि ये क्या है आपके कोलिनर है। कोलिनर का मतलब होता है संरेखीय है। तो आपको a कोमा b का मान भाई निकाल के बताना है। सबसे बेहतरीन सवाल है, लाजवाब सवाल है बच्चों, करने के बाद मजा आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। देखो इसको मान लीजिए p वेक्टर बराबर है आपका, ये आपका q वेक्टर बराबर है, राइट। संरेख की बच्चों कंडीशन होती है a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2। ये आपका a1 है, ये b1 है, ये c1 है, ये a2 है, b2 है, ये c2 है। सेम मान उठाए और हमने यहां पर रख दिए। रखने के बाद क्या करना है, आपको a, b निकालना है ना। तो देखो इसका आप इसके साथ रिलेशन बना दो, इससे आपका a निकल जाएगा। फिर आप इसका ना इसके साथ रिलेशन बना दो, फिर आपका b निकल जाएगा। तो रिलेशन बनाओगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, a का मान माइनस का 9/4 हो जाएगा और b का मान 8/3 आ जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बच्चों b चला जाएगा। इतना तो बच्चों आप कर ही सकते हो, ज्यादा कोई कैलकुलेशन खास है नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 आपसे कह रहा है इफ a वेक्टर इज ए नॉन जीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड a and lambda and non-zero scalar, then lambda a vector will be unit vector of vector if, यानी कि a परिमाण का a वाला एक शून्य सदिश a शून्य सदिश तथा लैम्बडा एक a शून्य सदिश है, तो लैम्बडा a वेक्टर एक इकाई सदिश होगा यदि, ये आप सभी को बताना है। तो देखिए बच्चों बिल्कुल बेहद ही आसान सा क्वेश्चन है, इसको आप कैसे सोल्व कर लेते। तो a का जो मैग्नीट्यूड है वो a के इक्वल टू है, लैम्बडा नॉट इक्वल टू 0 यानी कि a शून्य है, तो यानी कि 0 के बराबर नहीं है। इसका आपको मैग्नीट्यूड पता है बच्चों, किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इकाई सदिश है और इकाई सदिश का जो मैग्नीट्यूड होता है हमेशा 1 के इक्वल टू होता है। 1 के इक्वल टू कर दिया, इसको आप अलग अलग कर सकते हो मैग्नीट्यूड को। तो लैम्बडा का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, a आ जाएगा इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो यहाँ जो आपका लैम्बडा का मैग्नीट्यूड है उसका आप डिवाइड कर दीजिए 1 में, तो 1 बाई लैम्बडा का मैग्नीट्यूड, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर आपका चला जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 को। आपसे पूछ रहा है यदि a वेक्टर i दिया हुआ है, b वेक्टर दिया हुआ है, तो b का एक पर आपको प्रक्षेप बताना है। प्रक्षेप बताना है बच्चों, काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, इस बार भी पूछा जाएगा। तो देखिए b पर आपका a का प्रक्षेप कैसे निकालोगे, तो आपका ये फॉर्मूला होता है a वेक्टर डॉट में b वेक्टर बटे में मोड b वेक्टर। b पर a का प्रक्षेप देख रहे हो, a पर यदि b का प्रक्षेप देखते तो यहाँ पर नीचे a वेक्टर का मोड आ जाता भाई। फिर आपको यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट कर देना है, इसका आपका परिमाण निकाल लेना है, सिर्फ भाग लगाना है बच्चों, इतना तो आप कर ही लोगे। हालांकि मैंने सॉल्यूशन कर रखा है, आप इसमें से देख सकते हो बच्चों, सारे जो सॉल्यूशन एकदम सटीक है और बिल्कुल सही सॉल्यूशन है और सबसे स्मार्ट सॉल्यूशन है, जिससे कि हर एक बच्चा इस सॉल्यूशन को अच्छे से समझ पाए। करने के बाद बच्चों आपका जो आंसर आएगा वो 5 आएगा, 5 आपका ना बी ऑप्शन में चला जाएगा। तो बी ऑप्शन देख लीजिए, आपका आंसर है 5, राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि दो रेखाओं के दिक् अनुपात क्रम से ए बी सी तथा बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी है, तो उनके बीच का कोण आपको निकालना है। तो देखिए कोण आप कैसे निकालोगे भाई। कोण निकालने का बच्चे एक शानदार सा सूत्र बता दूंगा, मजा आ जाएगा निकालने के बाद।
देखिए ये आपके दी हुई है, दिक् अनुपात दिए हुए हैं, इनसे आप क्या बना लीजिए, ए वेक्टर बना लीजिए और क्या बना लीजिए, बी वेक्टर बना लीजिए। फॉर्मूला होता है एंगल निकालने का cos थीटा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट में बी वेक्टर मोड ए वेक्टर मोड बी वेक्टर। सबसे पहले आप निकालोगे ए वेक्टर डॉट में बी वेक्टर, इनका आप मल्टीप्लाई कर दोगे, डॉट मल्टीप्लाई करने के बाद आपको इसका जो रिजल्ट मिलने वाला है वो क्या मिलेगा भाई, 0 मिलेगा। यहां आप शून्य पुटअप करते हो, नीचे वाले का आप भाग लगाते हो, मैग्नीट्यूड निकालने की जरूरत नहीं है ना बाबू, कि ऊपर 0 फंस गया ना और 0 बना देगा इसको, तो इसलिए आपको उसका मैग्नीट्यूड नहीं निकालना, टाइम खराब नहीं करना भाई एग्जाम में अपना। तो यहाँ 0 आ गया, 0 किसकी वैल्यू होती है, cos 0 पर 0 की वैल्यू नहीं होती, याद रखिएगा कभी तुम 0 पर करिए आओ, क्योंकि cos 0 का मान तो 1 होता है बाबू, किस पे होगी हमेशा, 90 पर होगी। तो यहाँ पर आप cos पाई बाई 2, cos से cos इनवर्स हट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों पाई बाई 2, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही चला जाएगा। तो बी ऑप्शन को आप बिल्कुल सही कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों, यदि A1 B1 C1 तथा A2 B2 C2 दो समांतर रेखाओं का दिक् अनुपात है तो, अरे समांतर रेखाओं का दिक् अनुपात है ना बाबू, तो सीधी सी बात है ये वाली कंडीशन अप्लाई हो जाएगी ना, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा, क्योंकि बच्चों यही कंडीशन होती है किसके लिए, समांतर रेखाओं के दिक् अनुपात के लिए। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26। लीजिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 आ गया। अब हम आपको ने खेल खिलाएंगे, खेल खेलने के बाद मजा आएगा। देखो कह रहा है मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर्म ए फैमिली पिक्चर इफ ई सन ऑन एंड एफ मतलब फादर इन मिडल देन पी ई अपॉन एफ इज। यानी कि आपसे कह रहा है माता पिता पुत्र एक पारिवारिक तस्वीर के लिए यादृच्छिक रूप से कतार में खड़े होते हैं, यदि ई पुत्र एक छोर पर है, ये घटना है ई बच्चों, और एफ जो घटना है वो पिता मध्य में खड़ा है, तो आपको पी ई अपॉन एफ आपको निकाल के बताना है। देखो सबसे पहले आपको ना इनकी स्थितियों का एक प्रतिदर्श समष्टि बनाना होगा, किस तरीके से खड़े हो सकते हैं तीनों, कौन कौन, फादर मदर और इनका बच्चा यानी कि चाइल्ड। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर प्रतिदर्श समष्टि बनानी है एस। देखो पहले फादर फिर मदर फिर चाइल्ड, ऐसे करके बच्चों आप ना यहाँ पर 6 कंडीशन बना सकते हो। 3 कौन कौन, फादर मदर और चाइल्ड को खड़ा करके, फादर पहले आपने आगे किया, फिर मदर फिर चाइल्ड, फिर मदर फिर फादर फिर चाइल्ड, फिर पहले फादर फिर चाइल्ड फिर मदर। ऐसे बच्चों आप ना 6 कंडीशन यहाँ बना सकते हो, आप मन में सोचना और आप बना लोगे आराम से, है ना। ई कंडीशन है पुत्र एक छोर पर है, तो पुत्र एक छोर का मतलब है या तो पहले खड़ा हो या फिर लास्ट में खड़ा हो, उन कंडीशनों को ई घटना के अंदर लेना है। एफ घटना है पिता मध्य में खड़ा हो, जहां फादर जिस कंडीशन में बीच में फंस रहा है वो कंडीशन यहाँ पर लेनी है। तो देख सकते हो जहां जहां फंस रहा है, यहाँ फंस रहा है और आपका यहाँ फंस रहा है, ये कंडीशन लेनी है। उसके बाद आपको यदि पी ई अपॉन एफ निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में पी एफ, यानी कि आपको ई और एफ घटना का इंटरसेक्शन करना होगा। इंटरसेक्शन का मतलब है बच्चों कॉमन लेना, सर्वनिष्ठ करना। तो इन दोनों में जो कॉमन है ना वो क्या आ जाएगा, चाइल्ड वाला आ जाएगा। तो चाइल्ड कहाँ खड़ा था भाई, एक कोने पर एक छोर पर खड़ा हुआ था, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन यहाँ पर आ जाएगी। अब आपको इसकी प्रायिकता निकालनी है, तो अनुकूल घटना 2 है, कुल घटना कितनी है टोटल आपकी प्रतिदर्श समष्टि के अंदर 6 है, तो प्रायिकता आएगी 2/6। अब देखिए फॉर्मूले आप लगाइए यहाँ पर पी एफ भी जरूरी है बच्चों, क्योंकि फॉर्मूले में क्या आ रहा है नीचे पी एफ आ रहा है। तो पी एफ की प्रायिकता भाई पी एफ में कितनी अनुकूल घटना है 2 और कुल कितनी है 6, तो प्रायिकता हो जाएगी 2/6। तो ये भी 2/6, ये भी 2/6, आपस में कैंसिल आउट, आंसर आया 1। ऑप्शन नंबर बाबू डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हो आपका ऑप्शन नंबर ना डी चला जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आप 27, आपसे कह रहा है पी ए का बार 0.2, पी बी बराबर 0.5 एंड पी बी बाई ए बराबर 0.4, देन पी ए अपॉन बी आपको निकालना है। काफी शानदार क्वेश्चन दिया है। इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे बच्चों, वो ध्यान से समझना। देखिए सॉल्यूशन करके लाया हूं बच्चों आप सभी के लिए, काफी मेहनत की है मैंने। तो देखिए ये मान आपको दिया हुआ है। सबसे पहले आपको ना पी ए की प्रायिकता निकालनी होगी। तो फॉर्मूला होता है होने की और नहीं होने बराबर में 1 होता है। तो पी ए प्लस में 0.2 बराबर में 1, 0.2 को आप यहाँ लेंगे माइनस का, लेस होगा 1 में से 0. आपका 8 आ जाएगा।
पी ए अपॉन बी निकालना है तो आपको ये फॉर्मूला पहले यहां पर अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो ये अप्लाई करने से पहले आपको पी बी का मान तो पता है, लेकिन आपको पी ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता नहीं पता। तो पहले आपको ना ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता निकालनी पड़ेगी। तो देखिए इसको हम कैसे निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए बाबू हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, पी बी अपॉन में ए, पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन में पी ए। देखो पी बी इंटरसेक्शन ए कह दो चाहे पी ए इंटरसेक्शन बी कह दो, ये हमेशा इक्वल टू होते हैं भाई। ठीक है, अब देखो इसकी वैल्यू आपको पता है 0.4 दे रखी है, राइट। पी ए का मान आपने निकाल लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.8, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0.32 आ जाएगा। तो यहां से आपकी पी बी इंटरसेक्शन ए निकली, चाहे आप इसको पी ए इंटरसेक्शन बी कहे तो प्रायिकता आ गई 0.32। इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दीजिए, यहां पर आप वैल्यू जमा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 0.64, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है यदि ए 75% मामलों में सत्य बोलता है और बी 80% मामलों में सत्य बोलता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि एक कथन में दोनों एक दूसरे का विरोध करते हैं, एक दूसरे का, यानी कि एक सत्य बोलेगा तो दूसरा असत्य बोलेगा, यदि दूसरा असत्य बोल रहा है तो फिर दूसरा क्या बोलने वाला है, सत्य, मतलब एक दूसरे का विरोध करने वाले हैं, उसकी प्रायिकता बच्चों आपको बतानी है। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करोगे। तो सबसे पहले आपको लिखना है ए के सत्य बोलने की प्रायिकता इतनी है, बी के बोलने की सत्य इतनी प्रायिकता है, फिर ए के झूठ बोलने की निकाल लो, बी के झूठ बोलने की निकाल लो। अब लिखना है कि विरोधाभास करने की अवस्था, मान लीजिए ए ने आपके सत्य बोली, ठीक है, तो बी क्या बोलेगा, असत्य, प्लस मान चले बी ने सत्य बात बोली तो ए क्या करेगा, उसका विरोध करेगा, नहीं असत्य बात बोलेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। फिर इनकी प्रायिकता जमा दीजिए यहाँ पर, फिर जो आपका फाइनल आंसर है कैलकुलेशन होकर वो 7 बटा बच्चों क्या आने वाला है, 20 आ जाएगा। और ये ऑप्शन नंबर आपका ना बी चला जाएगा, बी नहीं ए चला जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऐसे इस क्वेश्चन को आपको करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है यदि ए तथा बी इस प्रकार की घटना है कि पी ए बराबर 1/2, पी बी बराबर 7/12 तथा पी ए डैश यूनियन बी डैश बराबर 1/4, तो ए और बी है। तो ये कैसी घटना है ये आप सभी को बताना है। काफी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, ध्यान से समझने का पूरा आपको प्रयास करना है। तो देखिए पी ए का मान दिया हुआ है, पी बी का मान दिया हुआ है, इसका मान दिया हुआ है। तो एक फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी डैश, यानी कि होने की में से 1 माइनस नहीं होने का तो फॉर्मूला आपने पढ़ा है ना भाई। जैसे मान लीजिए पी ए प्लस में पी ए का बार कितना होता है, 1 के बराबर होता है। तो सेम फॉर्मूला यहाँ हमने लगाया है। फिर हम यहाँ क्या लगाएंगे, डी मॉर्गन थ्योरम लगा देंगे बच्चों। थ्योरम क्या कहती है, पी ए इंटरसेक्शन बी का जो डैश होता है वो इक्वल टू होता है पी ए का डैश यूनियन बी के डैश के, राइट। तो इसको ना हम ये लिख सकते हैं, ये हमने लिखा, लिखने के बाद इसका मान हमें पता है 1/4 है, यहाँ पुट कर दिया, कैलकुलेट किया तो 3/4 आ गया बच्चों। यदि ये घटना अपवर्जी होती तो इसका मान 0 के बराबर होता। किसके बराबर होता, 0 के बराबर होता। इसको हमने फॉर्मूले से यहाँ पर खोला, खोलने के बाद इसका मान जमाया, ये 0 के बराबर नहीं आया। इसका मतलब आपका जो सी ऑप्शन है ना बच्चों वो चला जाएगा, यानी कि ए तथा बी दोनों ये होने वाले हैं, यानी कि स्वतंत्र घटना भी है और आपकी परस्पर क्या है, अपवर्जी घटना भी हो जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 को आपसे क्या पूछ रहा है, रैखिक व्यवरोधों के निकाय से निर्धारित एक सुसंगत परिबद्ध क्षेत्र के कोणीय बिंदु 0,3, 1,1 तथा 3,0 है। माना कि z बराबर px प्लस में qy जहां p और q का मान 0 से बड़ा है। यदि कोणीय बिंदु 3,0 तथा 1,1 पर z का न्यूनतम मान प्राप्त होता है तो p और q के बीच शर्त क्या होगी, ये आपको बताना है। देखो बच्चों इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझना कैसे आप करोगे। देखिए z का न्यूनतम मान इन बिंदुओं पर दिखाना है, 3,0, 1,2 पर। दोनों ही बिंदुओं पर z का मान न्यूनतम है, यानी कि दोनों बिंदु कैसे हो जाएंगे, आपके आपस में बराबर हो जाएंगे। बराबर हो जाएंगे तो शर्त क्या है, px प्लस में qy, तो ये px प्लस qy
और ये भी पी एक्स प्लस में क्यू वाई के इक्वल टू हो जाएगा। तो यहाँ देखना है तो एक्स का मान 3 रखेंगे, वाई का मान 0 रखेंगे। यहाँ की बात करें एक्स का मान 1 और वाई का मान भी 1। तो मान रखने के बाद आप इसको सोल्व करते हो तो आपको रिलेशन मिलेगा 3p बराबर में बच्चों, देखिए आगे सोल्व कर लेते हैं एक बार इसको। यहाँ 3p बचेगा और यहाँ की बात करते हैं, यहाँ p प्लस में q बचेगा, मतलब प्लस का q आएगा बच्चों, थोड़ा सा और सोल्व करना पड़ेगा। 3p है बच्चों, इस p को वहाँ पहुँचाओ, बराबर में आपका q हो जाएगा। तो यहाँ से 2p बराबर में आपका q आने वाला है। तो देख लीजिए आप ऑप्शन में कौन सा रिलेशन सही बैठेगा बच्चों। तो आपका जो ऑप्शन नंबर है ना बी, वो बिल्कुल सही आंसर बैठेगा। क्यों बच्चों? क्योंकि 2 को आप ना इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 2p बराबर में क्या बन जाएगा आपका q बन जाएगा। यहाँ थोड़ा आधा कर रखा था, थोड़ा सा हम ध्यान नहीं रहा इसको आगे सोल्व करना, क्योंकि क्यों को हम भूल गए थे। बट कोई ना बच्चों, चीजें अब भी ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 31। तो बच्चों आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हुए। अब हम करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ये आपको फंक्शन दिया हुआ है, आपको एफ ओ एफ एक्स किसके इक्वल टू सिद्ध करना है, एक्स के बराबर आपको दिखाना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे। सबसे पहले बच्चों देख लीजिए, आपको ये दिया हुआ है, ये आपको प्रूव करना है एक्स के इक्वल टू। अब देखिए इसका सोल्यूशन, ये बच्चों इसका सोल्यूशन है, आप देख सकते हो एफ ऑफ एफ एक्स, ये सोल्यूशन है। इसको आप कैसे खोलोगे, एफ ब्रैकेट में एफ एक्स, फिर आपको फंक्शन के अंदर ये पूरा किसका काम कर रहा है भाई, एक्स का काम कर रहा है। तो फंक्शन में जहां भी एक्स है वहां क्या रखोगे आप, एफ एक्स। रखने के बाद यहाँ भी एफ एक्स, फिर आपको दोबारा एफ एक्स की वैल्यू रखनी है। फिर बच्चों आप इसको पूरे को यदि कैलकुलेट करते हो तो आपका आंसर आ जाएगा एक्स। बच्चों क्या करना है, सिर्फ अब तो गुणा करना है और आपका लघुत्तम आएगा, लघुत्तम आपस में कैंसिल आउट हो ही जाएगा। सिंपल सी प्रोसेस है, ज़्यादा कोई हार्ड कैलकुलेशन है नहीं, आराम से आप कर लोगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। तो क्वेश्चन नंबर 32 से मान याद कीजिए, कॉस ब्रैकेट में कॉस इनवर्स रूट 3/2 प्लस में π/6 का मान आपको ज्ञात करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे। ये बच्चों आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए ये किसकी वैल्यू होती है कॉस में, ये होती है cos 30 की वैल्यू। तो cos π/6 लिख दिया, प्लस में π/6। cos इनवर्स और cos आपस में कैंसिल आउट, क्या बचा π/6। इनको आपस में आप ऐड करते हो तो आपको क्या मिलेगा, π/3। तो cos π/3 का मान कितना होता है, 1/2। आंसर आपका बिल्कुल बच्चों सही आंसर चला जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 33 की। आपसे कह रहा है ये एक आवयव दिया हुआ है ए, बी आपको आवयव दिया हुआ है, तो आपको बी आवयव को ए आवयव से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। बच्चों ए आवयव को बी आवयव से मल्टीप्लाई मत कर देना, नहीं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जो आवयव होते हैं उनका जो गुणनफल होता है वो क्रम विनिमयता का पालना नहीं करता। तो ये ए आवयव है, ये बी आवयव है, तो बी को ऐसे मल्टीप्लाई करना है तो बी को पहले रखेंगे, ए को बाद में रखेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे बच्चों, इसको लिया, इस लाइनिंग को लिया, रो को इस कॉलम पर फिट कर दिया। फिट कैसे होगा, आपस में गुणा, 1 को 1 से गुणा किया, प्लस फिर 2 को 0 से गुणा किया। ऐसे बच्चों प्रोसेस होती है गुणा करने की। जब आप गुणा करते हो तो आपके पास ये मैट्रिक्स बच्चों बन जाएगी, यही फाइनल आपका आंसर होगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम 34 को। क्वेश्चन नंबर 34 है, यदि y बराबर cos रूट के अंदर x² + 2 तो dy/dx आपको ज्ञात करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करोगे। ये क्वेश्चन नंबर 34 का सोल्यूशन है। dy/dx आपको निकालना है, तो सबसे पहले इसका अवकलन करोगे। cos का अवकलन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, माइनस का साइन हो गया। फिर x का करेंगे, रूट के अंदर है तो रूट का 1/2 रूट हो जाएगा और x² + 2 आ जाएगा। फिर अंदर वाले x का कर देंगे। करने के बाद फाइनल बच्चों आपका ये आंसर आने वाला है। अवकलन करना है, सिंपल है, अवकलन आप आराम से कर ही दोगे। नहीं भी आता बच्चों फिर भी आपके सामने सॉल्यूशन है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए अपना और आराम से इजीली इसको सोल्व कर लीजिएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 35 की। समाकलन करना है आपको dx बटे में √1 - cos x का। तो देखिए इसका आप सॉल्यूशन कैसे करोगे। देखो रूट के अंदर है 1 - cos x, तो यहां पर आपको ना cos 2x का जो फॉर्मूला है वो हाफ एंगल में बनाना होगा। तो cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 - 2 sin² x। हाफ एंगल में फॉर्मूला चाहिए तो एंगल में आप 2 का क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो यहाँ से cos x और ये आपका बन जाएगा। फिर आपको क्या करना है, इसको इधर लाना है, cos x को आपको इधर लाना है, ठीक है।
जिससे कि हमारा सीक्वेंस बन सके। तो 2 sin स्क्वायर एक्स बाई 2 1 माइनस कोस एक्स, ठीक है। तो आप 1 माइनस कोस एक्स के स्थान पर 2 sin स्क्वायर एक्स बाई 2 यहाँ पर रख सकते हो। तो ये मान हमने यहाँ पर रख दिया। रखने के बाद बच्चों √2 आपका बाहर आ जाएगा। तो रूट के अंदर क्या बच गया, sin स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ये आपका ना sin x बाई 2 बाहर आएगा, 1 अपॉन हो जाएगा, है ना। तो 1 अपॉन sin x बाई 2 क्या बन जाएगा आपका, कोसेक x बाई 2। और कोसेक्स का आप समाकलन जानते हो क्या होता है, लो कोसेक्स माइनस का आपका सेक x हो जाएगा। सेक x नहीं होगा बच्चों, कोट कर लीजिए इसको, है ना, थोड़ा सा सूत्र मिसप्रिंट है, कोट कर लीजिएगा, ठीक है। log cos x माइनस का cot x आपका हो जाएगा। ऐसे बच्चों आपका इसका सॉल्यूशन हो जाना है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 36। तो क्वेश्चन नंबर 36 में आपको OP वेक्टर एक सदिश दिया हुआ है, OQ वेक्टर आपको एक सदिश दिया हुआ है, PQ वेक्टर का आपसे मापांक पूछा गया है और साथ के साथ आपसे दिक्कोजाय भी पूछी जा रही है। दिक्कोजाय का मतलब है बच्चों आपसे LMN पूछे जा रहे हैं। तो LMN आपके कैसे निकलेंगे, पहले आपको PQ वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो देखिए मेरे प्यारे लाडलो, इस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व कर देते। OP दिया हुआ है, OQ वेक्टर दिया हुआ है, PQ का मापांक दिक्कोजाय पूछी है, तो आपको निकालना पड़ेगा पहले PQ वेक्टर। तो PQ वेक्टर कैसे निकलेगा, अंतिम वाले सदिश की स्थिति में से हम प्रथम सदिश की स्थिति को माइनस कर देंगे, मतलब OQ वेक्टर में से माइनस कर देंगे हम OP वेक्टर को। तो माइनस आप कर लीजिएगा, आपको ये मिल जाएगा। परिमाण निकालने के लिए आप रूट में स्क्वायर कर ही दोगे इनका। करने के बाद बच्चों आपका ये फाइनल आ जाएगा। फिर आपको दिक्कोजाय निकालनी है, तो आपको चाहिए दिक् अनुपात। दिक् अनुपात कितने हैं बच्चों इसके, यहाँ से देख लीजिए, 1 - 7 और आपका 3 हो जाएगा ABC का मान। फिर फॉर्मूला है L का, A बटा में रूट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस में C स्क्वायर। सिर्फ आपको यहाँ पर मान रखना है। मान रखने के बाद बच्चों आपके फाइनल आंसर आ जाएंगे। ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 37। तो क्वेश्चन नंबर 37 क्या है बच्चों, बिंदु 1,2,3 से गुजरती हुई रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा -x - 2 बटे में 1 बराबर y प्लस का 3/7 2z माइनस का 6/3 के क्या है, समांतर है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन आप कैसे करोगे। सबसे पहले बच्चों आपको जो डाटा दिया हुआ है वो डाटा आपको लिखना है। बिंदु दिया हुआ है, आपको ए वेक्टर का मान दिया हुआ है। ए वेक्टर का मान दिया नहीं, आप बना सकते हो खुद से। कैसे, बिंदु से 1 2 3 है तो i के 2j के प्लस का 3 के। कार्तीय समीकरण बच्चों आपको दिया हुआ है, लेकिन ये व्यापक रूप नहीं कार्तीय समीकरण का। क्यों, क्योंकि व्यापक रूप में जो x और y और ऊपर z होते हैं ना, उनका गुणांक हमेशा +1 होता है। यहाँ -1 है, यहाँ 2 गुणा में है। इस वजह से बच्चों आपको इसको चेंज करना होगा पहले व्यापक रूप में। तो यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे, ये परफेक्ट है। यहां से 2 कॉमन ले लेंगे। अब ये 2 जो बाहर बैठा है इसको कहां भेज देंगे, 3 के बटे में भेज देंगे, ठीक है। ऐसा कर लिया। उसके बाद जो नीचे वाले होते हैं आपके, उनसे क्या बनता है, आपका समांतर सदिश बन जाता है। समांतर आपने यहां से सदिश बना लिया। ए का, बी का और सी का मान आपको पता है कितना है, -1 7 3/2 है। फिर कार्तीय समीकरण का फॉर्मूला होता है x माइनस का x1 बटे में a, y माइनस का y1 बटा में b, z माइनस का z1 बटा में c। फिर आपने सिर्फ वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर दी। a, b, c की वैल्यू आपको पता है, जो बिंदु दिया हुआ है बच्चों, ये a, b, क्या है आपके, z माइनस का z1 y c, ये आपका फॉर्मूले हो जाएंगे बच्चों। उसके बाद आपको x1 y1 और z1 a b c का मान आपको रख देना है। x y z1 का मान आपको पता है, जो बिंदु दिया हुआ है वो आपका x y z1 का काम कर रहा है। और a b c बच्चों आपको पता है, -1 7 3/2। यहाँ पर आपको मान जमाना है, आपको फाइनल आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 38 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है निम्नलिखित रेखा युग्मों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। ये बच्चों आपको रेखाएं दी हुई, इनके बीच का आपको कोण निकालना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करोगे।
ये R1 है पहला, ये दूसरा है। यहां से आपको ना दो चीजें निकालनी पड़ेगी प्यारे बच्चों। क्या क्या? आपको यहां से ना B1 और आपको B2 निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो B1 कहाँ मिलेगा? B1 होता है समांतर सदिश, जो लैम्डा के साथ लगे हुए न्यू के साथ लगा हुआ है, ये आपका क्या है? समांतर सदिश है। तो पहले वाले को आप B1 मान लो, दूसरे वाले को आप क्या मान लो? B2 मान लो। मान लिए बच्चों। उसके बाद मानते क्या होते ही है भाई, ये है ना। ठीक है, वी नाउ डेट, हम जानते हैं फॉर्मूला cos थीटा बराबर होता है मोड के अंदर डॉट प्रोडक्ट करना है और बटे में इनका क्या करना है? मोड निकाल के मल्टीप्लाई करना है। यहां पर आप इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल लीजिएगा, 19 आएगा और इसका परिमाण 7 आएगा, इसका परिमाण 3 आएगा। फॉर्मूले में रख देना, आपका एंगल आ जाएगा थीटा बराबर cos इनवर्स 19/3। ऐसे बच्चों आपको इसका सॉल्यूशन करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 39। तो इसे पूछ रहा है यदि x बराबर 1 पर फलन ये दिया हुआ है, सतत है। कहा है बच्चों सतत है, तो a और b का आपको मान निकाल कर बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे। ये तो आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है बच्चों पूरा। ठीक है, x बराबर 1 पर आपने पहले क्या निकाला? फलन का मान निकाला, क्योंकि कह रहा है सतत फंक्शन है। तो x बराबर 1 पर फंक्शन का मान कितना है? 11 आ गया। फिर आपको निकालनी है RHL यानी कि राइट हैंड लिमिट x बराबर 1 पर। तो 1 प्लस fx यानी कि 1 प्लस हो रहा है, इसका मतलब क्या है? x का जो मान है वो 1 से बड़ा लेना है। तो x से बड़ा कौन सी कंडीशन में है? फर्स्ट कंडीशन में बच्चों, देख सकते हो आप। तो यहाँ पर आप क्या लोगे? 3ax प्लस में b। तो यहाँ पर 3ax प्लस में b हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या करना है आपको? x के स्थान पर 1 प्लस h रखना है, क्योंकि हमने h टेंस क्या रख दी? लिमिट 0 कर दी। प्लस में b, h का मान यहाँ पर 0 रखना है, तो यहाँ से आपको मिलेगा 3a प्लस में b। ये किसके इक्वल टू है? आपकी RHL के इक्वल टू है। उसके बाद आपको निकालना है x बराबर 1 पर LHL यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट। तो इसमें क्या होगा? x टेंस टू 1 माइनस fx। तो 1 से छोटा किसमें है? तो ये वाली कंडीशन है 5ax माइनस का 2b। तो यहां पर आप देख सकते हो लिमिट हो जाएगी h टेंस टू 0, x के स्थान पर 1 माइनस का h माइनस का 2b। फिर हम क्या करेंगे? h का मान यहाँ 0 रख देंगे, तो 5a माइनस का 2b। ये हमारी क्या है भाई? LHL है। और प्रश्न में कहा है x बराबर 1 पर सतत है, तो आप सभी को पता है उस बिंदु पर फलन का मान, उस बिंदु पर RHL और LHL क्या होती है? इक्वल टू हो जाएगी। तो हमने LHL के साथ F1 को इक्वल टू किया और RHL के साथ भी हमने F1 को इक्वल टू कर दिया, और यहाँ से दो समीकरण बच्चों हमने बना ली। उसके बाद हमने क्या किया? इन समीकरणों को हल करने के लिए समीकरण 1 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करके समीकरण 2 में ऐड कर दिया। तो समीकरण 1 आप देख सकते हो ये रही बच्चों, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 2b आ जाएगा और यहाँ माइनस का 2b आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ 6a 2b और आपका 22 आ जाएगा। तो यहाँ से 11a बराबर 33, a का मान आ जाएगा बच्चों 3। फिर a के मान को हम कहाँ रख देंगे? समीकरण नंबर 1 में रख देंगे और सोल्व करेंगे बच्चों, तो हमारे पास b का मान आ जाएगा। तो ऐसे a और b के मान निकालने हैं। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कह रहा है? अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें फलन fx ये दिया हुआ है, वर्धमान है और ह्रासमान है। कौन कौन से अंतराल है जिनमें वर्धमान होगा और ह्रासमान, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व आप कैसे करोगे। तो fx दिया हुआ है, सबसे पहले आपको क्या करना है? इसका आपको अवकलन करना है। तो अवकलन हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 36। फिर क्या करना है? f डैश x को 0 के बराबर करना है। 0 के बराबर करने के बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से आप देख पा रहे हो यहाँ से 6 कॉमन आ जाएगा। 6 कॉमन लेने के बाद देखिए द्विघात समीकरण बन जाएगी। फिर आपको इसे क्या कर देना है? गुणनखंड कर देना है। गुणनखंड हो जाएंगे माइनस के 3x प्लस के 2x। फिर आपको क्या करना है? इन दोनों का एक जोड़ा, इन दोनों का एक जोड़ा करना है। इसमें से x कॉमन आ गया, x माइनस का 3। यहाँ से 2 कॉमन आ गया, x माइनस का 3। फिर इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया भाई? x माइनस का 3 कॉमन आ गया। और यहाँ x प्लस का 2 इक्वल टू 0 हो गया। या तो x माइनस का 3 बराबर 0 है, या फिर बच्चों आपका x प्लस का 2 बराबर में 0 है। तो यहाँ से x का मान 3 आ जाएगा, यहाँ से x का मान माइनस का 2 आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है? एक संख्या रेखा बनानी है। फिर संख्या रेखा बनाने के बाद उस संख्या रेखा पर इन बिंदुओं को दिखाना है।
दिखाने के बाद प्यारे बच्चों एक अंतराल तो आपका बन जाएगा माइनस अनंत से माइनस का 2 का, एक -2 से 3 का, और एक आपका 3 से लेकर अनंत का। ठीक है, जब आप इस अंतराल में देखते हो तो आप पाते हो एफ डैश एक्स का जो मान है वो 0 से क्या है, छोटा है, और इस वाले अंतराल में क्या है, छोटा है, और इस वाले अंतराल में क्या है, बड़ा है। जिस अंतराल में एफ डैश एक्स का मान इन पॉइंटों पर क्या है, 0 से छोटा होता है, उन पॉइंटों पर वो क्या होता है, फंक्शन ह्रासमान होता है, और जिन पॉइंटों पर इसका मान बड़ा है 0 से, उन पॉइंटों पर ये फंक्शन क्या होगा, वर्धमान मान देगा। तो इन दोनों पर इनका यूनियन कर दीजिए, ये ह्रासमान के लिए है और ये वाला पॉइंट किसके लिए है, वर्धमान के लिए हो जाएगा। ऐसे बच्चों आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। तो क्वेश्चन नंबर 41 आपका समाकलन से है। समाकलन करना है बच्चों x+1 बाई अंडर रूट 2x² प्लस x माइनस 3 डॉट में dx का। तो देखिए इसका समाकलन आप कैसे करोगे, बहुत ही टेढ़ा सवाल है बच्चों, ये ध्यान रखना इस बात को। तो एक विधि है बच्चों ऐसे सवालों को सोल्व करने की, ये विधि आपने पढ़ी होगी है ना, समाकलन में ही है बच्चों, चैप्टर जो आपका 7 हुआ उसमें ही ये विधि है, आपने डिस्कस भी किया होगा आपके टीचर ने इस विधि के बारे में, और इस सवाल भी आपको करवाया होगा। बुक का ही सवाल है बच्चों, ऐसा नहीं कहीं बाहर से उड़ कर आ गया हो। ठीक है, तो ऐसे सवालों करने की देखो क्या ट्रिक है। यहाँ पर आपको x+1 रखना है इक्वल टू में a/dy/dx, नीचे वाले रूट के बाहर, जो रूट के अंदर है ना उसको रूट से बाहर लिखना है, कभी तुम रूट के साथ लिख दो प्लस में भी। इसका आप अवकलन करोगे तो ये आपको मिलने वाला है। फिर आपको x से गुणा अचर पदों की यहाँ तुलना करनी है। a का मान आपको कुछ मिलने वाला है 1/4, और b का मान आपको यहाँ से मिल जाएगा 3/4। उसके बाद आपको क्या करना है, i बराबर a का मान यहाँ रखना है 1/4, फिर समाकलन करना है। आपको क्या करना है, इसके अवकलन को ऊपर लिखना है, फिर सवाल को नीचे लिखना है, प्लस फिर b का मान कितना है 3/4 है, dx फिर बटे वाला नीचे के नीचे लिख देना है। ऐसे बच्चों आपको एक प्रोसेस करनी है। यहाँ पर ना गलत लिखा हुआ है बच्चों, गलत लिखा हुआ है, इसको सही कर लीजिएगा। यहाँ पर लिखना है आपको 2x² प्लस में x माइनस का 3, ये गलती से लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपको लिखना है। फिर बच्चों सिंपली आप इसको I1 और I2 मानकर इनको सोल्व आप कर लीजिएगा। सोल्व मैंने कर रखा है, आप देख लीजिए कैसे आपको सोल्व करना है। कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो व्हाट्सएप ग्रुप नंबर आप सभी के पास है ही, वहां से आप हमें पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हो और अपने डाउट भी बच्चों आप पूछ सकते हो, इतनी भी आपको अनुमति दी जाती है। और बाकी का सोल्यूशन बच्चों ये रहा, इसको भी आप देख लीजिए। फिर आपको यहाँ पर फाइनली अपने मान पुटअप कर देने हैं। ये बच्चों आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 42। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 42 क्या है, समाकलन है 0 से लेकर π/2 sin x माइनस cos x बटे में 1 प्लस sin x डॉट cos x dx बराबर क्या है बच्चों, ये 0 है। ये आपको सिद्ध करके बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन कैसे करोगे। तो देखिए, तो ये 0 के बराबर लाना है। आप इसको LHS ले लीजिए, LHS मान लीजिए। इसको LHS लेने पर किसकी इक्वल टू चल रहा है बच्चों, I की इक्वल टू आप इसको मान लीजिए। इसको आप समीकरण नंबर 1 दे दीजिए। एक आपने रूल पढ़ा होगा, जब लिमिट क्या हो 0 से π/2 हो, तो ये रूल है 0 से a fx डॉट में dx, 0 से a f a माइनस x डॉट में dx। ऐसा कर दीजिएगा। x के स्थान पर आपको क्या करना है, π/2 माइनस x करना है हर जगह बच्चों। कर दिया। साइन 90 माइनस एक्स होता है cos x, cos 90 माइनस एक्स क्या होता है sin x। तो यहाँ cos, यहाँ sin, यहाँ cos, यहाँ sin आपका हो जाएगा। इसको आपको देना है इक्वेशन नंबर 2 आपको देना है। उसके बाद क्या करोगे मेरे प्यारे बच्चों, उसके बाद समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देना है। जोड़ने के बाद बच्चों ऐसा कुछ होने वाला है, ये आपस में कैंसिल आउट हो ही जाएगा। ऊपर बचेगा 0, 0 का भाग 0 में इसका भाग जाएगा, तो ये पूरा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। 2i बराबर 0, i का मान निकालोगे 2 का आप 0 में डिवाइड करते हो तो 0 आपका आंसर आ जाएगा। हैंड्स प्रूफ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। तो क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है समाकलन का प्रयोग करके परवलय y² बराबर 16x तथा सरल रेखा x बराबर 4 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस सवाल को आप कैसे सोल्व करते हैं। परवलय रेखा का समीकरण दिया हुआ है, y² बराबर 16x का जो परवलय है वो x अक्ष पर बनने वाला है।
x बराबर 4 यानी कि रेखा है यहाँ से जाने वाली है, तो इससे ये एरिया बाउंड हो रहा है। इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। देखो बच्चों, जितना क्षेत्रफल इस फर्स्ट वाले का है उतना ही क्षेत्रफल किसका है, सेकंड वाले का है। तो आप फर्स्ट वाले का निकाल दीजिए, मतलब 0ab 0 वाला जो भाग है इसका निकाल दीजिए, उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरे का निकल कर आ जाएगा। तो वही मैंने कर रखा है, ठीक है। तो 0 से 4 आपकी लिमिट हो जाएगी, 0 से लेकर 4 तक। y डॉट में dx हो जाएगा, क्योंकि x अक्ष के रेस्पेक्ट हमें समाकलन करना होगा। तो y का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से निकालोगे आप, तो y बराबर में रूट के अंदर 16x, तो 16 का वर्गमूल 4 रूट x होने वाला है, यहाँ रख दिया। उसके बाद हमने इसका समाकलन कर दिया। समाकलन बच्चों देखो 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 देखो, यहाँ समाकलन थोड़ा सा गलत कर दिया मेरे प्यारे बच्चों, इसको सही कर लीजिए भाई, ध्यान नहीं रहा, अवकलन कर दिया इसका, ठीक है। इसको यहाँ सोल्व कर लीजिए बच्चों, ना ध्यान नहीं रहता, क्या होता है कई बार ना जल्दबाजी में सारी चीज़ें गलत हो जाती है। 0 से 4 रूट को आप लिख सकते हो पावर 1/2 डॉट में dx, अवकलन कर दिया। देखो ना रूट x का 1/2 रूट x, कोई बात नहीं बच्चों, सही कर रहा हूँ मैं, है ना। देखो इसका होगा x की घात 3/2 और 3/2, 0 से 4 आपकी लिमिट हो जाएगी, 4 आपका बाहर चल रहा है, ये आपका आएगा तो 8/3 आपका बाहर हो जाएगा, x की घात 3/2, 0 से आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो 8/3 अपर लिमिट, 4 को आप ले सकते हो 2 की पावर 3/2, x का मान 0 रखोगे तो 0 मिल जाएगा, 2 से आपका 2 घात कट जाने वाली है, 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, 8 64/3 वर्ग इकाई आपका क्षेत्रफल निकल कर बच्चों आ जाएगा। ऐसे बच्चों इस क्वेश्चन को करना था, थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, यहाँ पर अवकलन है, हमें क्या करना था, समाकलन करना था। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 44 को। तो क्वेश्चन नंबर 44 में क्या पूछ रहा है, dy/dx माइनस का y बराबर में x e की पावर x का हमें सॉल्यूशन करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करोगे। dy/dx माइनस का y बराबर x e की पावर x, तो आप देख सकते हो यह dy/dx प्लस में py बराबर q के रूप का क्या है, समीकरण है। तो यहाँ p का मान कितना है, -1, q का मान कितना है, x e की पावर x। अब आपको क्या निकालना है, if निकालना है, तो फॉर्मूला होगा if निकालने का e की पावर p डॉट में dx। तो p का मान -1 माइनस बाहर आ जाएगा, 1 का समाकलन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसका हल करने का फॉर्मूला होता है y गुणा if बराबर समाकलन if गुणा में q प्लस में c। फिर हमने यहाँ पर मान रख दिए, मान रखने के बाद हम पाते हैं कि यहाँ e की पावर -x है, यहाँ e की पावर प्लस की x है, तो यहाँ e की पावर 0 बनेगी, e की पावर 0 का मान होता है 1, तो यहाँ बच जाएगा फिर x, और x का समाकलन हो जाएगा x²/2। यही बच्चों आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 को। अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 45, यदि किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष ABC क्रम से आपको ये दिए हुए हैं, तो आपको कोण ABC का मान निकालना है। तो देखिए दोस्तों इसका आप सॉल्यूशन कैसे करोगे। तो क्वेश्चन नंबर 45, बिंदु दिए हुए हैं, तो बिंदुओं से हमने ट्राइंगल बनाया और पॉइंटों को रख दिया, हमें इस कोण का मान निकालना है। तो सबसे पहले हमें बिंदुओं के क्या बनाने होंगे, स्थिति सदिश, OA वेक्टर, OB वेक्टर, OC वेक्टर हमने बना लिए। सबसे पहले हम निकालेंगे BA वेक्टर, उसके बाद हम निकालेंगे BC वेक्टर, क्योंकि एंगल हमें चाहिए B वाला। तो BA वेक्टर कैसे निकलेगा, हम OA वेक्टर में से माइनस कर देंगे OB वेक्टर, तो हमारा ये आ जाएगा। BC वेक्टर निकालेंगे तो हम OC वेक्टर में से माइनस कर देंगे OB वेक्टर, तो हमारा ये आ जाएगा। उसके बाद बच्चों अब आपको क्या निकालना है, एंगल निकालना है। तो एंगल का फॉर्मूला होता है, क्या होगा, इन दोनों का डॉट फिर बटे में इन दोनों का मोड, ये हमारा सूत्र होता है। तो इनका डॉट आप निकालोगे तो 10 आएगा, BC का आप मोड निकालोगे तो √6 आएगा, BA का आप मोड निकालोगे तो √17 आने वाला है। अब हम लगाएंगे फॉर्मूला। तो फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे दोस्तों cos थीटा बराबर इनका मोड बटे में इनका परिमाण, ठीक है, डॉट बटे में परिमाण। तो थीटा का मान क्या है, कोण ABC, इनका डॉट तो है 10 और मोड इसका √6, इसका √17, तो मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर आने वाला है वो cos इनवर्स 10/√102 आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे बच्चों आपको इस क्वेश्चन को करना था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 46 को।
तो क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है, यदि y बराबर आपको समीकरण दी हुई है तो आपको सिद्ध करना है कि इसका जो द्वितीय कोटि का अवकलन है वो बराबर होगा 49y के। तो देखिए इसका सोल्यूशन आप कैसे दोगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 46 है, देख सकते हो आप, ये y बराबर दिया हुआ है, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, ये आपको प्रूव करना है। देखिए द्वितीय कोटि का अवकलन करना है बच्चों, तो पहले आप प्रथम कोटि का करो, फिर उसका क्या कर दो आप द्वितीय कोटि का, ऑटोमेटिक आपका आंसर आ जाएगा। तो लिखना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy/dx 500 आपका बाहर e⁻7x का e⁻7x, फिर 7x का करोगे तो 7 बाहर आ जाएगा। उसी प्रकार आपने इसका कर दिया, करने के बाद आपका आ गया dy/dx। फिर आपको पुनः अवकलन करना है, पुनः अवकलन करने के बाद बच्चों ये मिल जाएगा। उसके बाद आपको थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाना है। दिमाग क्या लगाना है, आपको 3500 को ना ब्रेक करना है, क्योंकि हमें ना 49y चाहिए। देखो सिद्ध में 49y, तो 49y कैसे आएगा, पहले तो आप 49 ला दो, y तो अपना आप आ जाएगा, 49 आएगा 7 गुणा 7 होकर, तो इसलिए 35 को तोड़ दो भाई आप। 7 एक तो है हमारे पास ऑलरेडी, 7 है, 35 को आप लिख दोगे 7 गुणा में 500। उसी प्रकार यहाँ 7 तो हमारे पास ऑलरेडी है, लेकिन आप 42 को लिख दोगे 600 गुणा में 7, ठीक है। उसके बाद ये 49, ये भी आपका 49 हो जाएगा। 49 इसमें से कॉमन ले लीजिए, ये आ जाएगा, और ये तो आपका समीकरण नंबर 1 से y का मान है ना, तो ये आपका y हो जाएगा, ये आपका हैंड्स प्रूफ हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 47। तो क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है निम्नलिखित समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से क्या करना है, आपको हल करना है। बच्चों ये क्वेश्चन आपका गलत है। गलत कहाँ है मैं आप सभी को बता देता हूं। यहाँ ना 19 नहीं आएगा, यहाँ गलती है बच्चों, यहाँ गलती। ये परफेक्ट है, ये आपका बिल्कुल परफेक्ट है। दिक्कत है तो बच्चों यहाँ पर दिक्कत है, यहाँ 19 नहीं आएगा, ये मिसप्रिंट है। देखिए मैं आपको कैसे इसको साबित करता हूँ। मैंने इसको बकायदा सोल्व कर रखा है, आप भी सोल्व करते हो तो इसका आंसर परफेक्ट नहीं आएगा। वहां दिक्कत है जहां मैं आपको बता रहा हूं। देख सकते हो बच्चों आपको कैसे निकालना है, मैंने कर रखा है, मैं आपको सॉल्यूशन दिखा रहा हूं और इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, आप आराम से देख लीजिएगा इस सवाल में क्या है गलती है। देख लीजिए सॉल्यूशन आप आराम से। उपसार नहीं निकालना है पहले इनका, फिर इसका आपको सेकखंड निकालना है प्यारे बच्चों, फिर सेकखंडज निकालना है, एडजॉइंट ए निकाल लीजिएगा, फिर आप इसका ए इनवर्स निकाल लीजिएगा, फिर आप इसको फॉर्मूले में रखते हो ना तो यहां परफेक्ट मामला है, यहां परफेक्ट मामला है। मामला बच्चों यहां बिगड़ जाता है, यहां मामला बिगड़ जाता है। किसकी वजह से, उस 19 की वजह से। तो ये सवाल यहां पर गलत हो जाएगा। यदि बच्चों आपसे सवाल होता है तो प्लीज आप हमें ना व्हाट्सएप पर जरूर भेजना। हो सकता है हमसे कहीं पर गलती हो गई हो, लेकिन बच्चों मैंने ना 10 बार कम से कम इस सवाल को किया है और मुझे गलती कभी पकड़ में आई नहीं। इसका मतलब इस सवाल में मिसप्रिंट लगी, इसलिए मैंने आपके सामने डिस्कस किया है। यदि आपका सॉल्यूशन सही हो जाता है तो आप हमें व्हाट्सएप पर जरूर भेजिएगा। नंबर ले लीजिए आप 9024796410, ये नंबर है, इस पर आप भेज दीजिएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है, 3x⁴ माइनस 8x⁴ प्लस में 12x² माइनस का 48x प्लस में 25 का अंतराल क्लोज ब्रैकेट है बच्चों 0,3 में महत्तम तथा न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल को देखो कैसे करना है। महत्तम और न्यूनतम मान आपसे पूछे गए हैं। सबसे पहले बच्चों महत्तम और न्यूनतम निकालने के लिए मान प्रोसेस होता है। सबसे पहले आपको करना है प्रथम कोटि का अवकलन। प्रथम कोटि का अवकलन कर दिया, उसके बाद इसको 0 के बराबर रखना है। 0 के बराबर रखने के बाद यहां आप इनके मान निकालोगे। किसके मान, x और x के मान निकालोगे। कितने मान x के आएंगे, हो सकता है 2 मान आए, किसी के लिए 3 मान भी आए बच्चों, डिपेंड करता है समीकरण के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ x माइनस का 2 ब्रैकेट x² प्लस 2 ब्रैकेट इक्वल टू 0 है। या तो बच्चों ये 0 होगा, फिर यह 0 होने वाला है। यहाँ से x का मान 2 निकल कर आ जाएगा और ये वाला मान बच्चों संभव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो x² बराबर माइनस का 2, x का मान निकालोगे तो माइनस का 2 रूट के अंदर आ रहा है, मतलब ये कौन सा है, इमेजिंग नंबर आ गया। क्या आ गया, इमेजिंग नंबर, काल्पनिक संख्या गई जो हम लेते नहीं है। उसके बाद क्या करना है, आपको इसका द्वितीय कोटि का अवकलन कर देना है। द्वितीय कोटि का अवकलन कहाँ से करोगे, प्रथम कोटि का आपने यहाँ तक किया, अब आपको यहाँ का द्वितीय कोटि का अवकलन इसका कर देना है। करने के बाद प्यारे बच्चों आपके पास ये आ जाएगा। इसके बाद आपको द्वितीय कोटि के अवकलन में x के मान रखने हैं।
हो सकता है यहाँ तो एक ही मान आया हो, कहीं पर 2 भी आ सकते हैं, कहीं पर 3 भी आ सकते हैं, सभी मान रखकर आपको देखने पड़ेंगे। मान लीजिए एक मान है तो हम 1 को रख लेते हैं, 1 को 2 को यहाँ पर रखोगे आप, तो आपको ना हमेशा कैलकुलेट कर लेना है इसको बच्चों। कैलकुलेट मैंने तो कर रखा है, आप भी कर लेना। हालांकि मैंने पहुंचा रखा है जहाँ तक पहुंचाना चाहिए मुझे। 144 माइनस का 96 प्लस का 24 है, इनको आप ऐड करते हो तो आपको पॉजिटिव मान मिलेगा। मतलब एफ डबल डैश 2 का जो मान है वो 0 से क्या मिलने वाला है, बड़ा मिलने वाला है। जब भी 0 से बड़ा मान मिलता है तो ये आपका क्या होता है, हमेशा न्यूनतम होता है भाई। क्या होता है, न्यूनतम। तो ये न्यूनतम मान आपको मिल गया। अब ये न्यूनतम मान आपको मिल गया तो न्यूनतम मान कितना होगा फंक्शन का, वो अब आपको निकालना है। तो उसके लिए आप फंक्शन में क्या रख दीजिए, एक्स के स्थान पर 2 आप रख दीजिए। तो यहाँ पर आप देख लीजिए ये आपका फंक्शन है, यहाँ पर आप x बराबर 2 रखते हो बच्चों। तो कैलकुलेशन आप कर लेना, मैंने कर रखी है, आप भी देख लेना। आपका जो आंसर आ जाएगा वो माइनस का 39 आ जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 49 को। कह रहा है निम्नलिखित रेखा युग्मों के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। कार्तीय समीकरण दिया हुआ है, न्यूनतम दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए इसको आप कैसे सोल्व करोगे। तो न्यूनतम दूरी का बच्चों ये फॉर्मूला है, ठीक है। यानी कि आपको b1 वेक्टर की जरूरत है, b2 वेक्टर की जरूरत है, a1 वेक्टर की जरूरत है, a2 वेक्टर की जरूरत है। तो देखिए a1 वेक्टर कैसे निकालोगे, जो ये ऊपर वाले हैं ना बच्चों, इनसे आपका a1 वेक्टर बनेगा। कार्तीय समीकरण क्या होता है, x माइनस का x1 होता है। तो ये माइनस और इसको -1 लिखोगे तो x1 कितना बन जाएगा आपका, -1 बन जाएगा। इसलिए माइनस का लिया है बच्चों मैंने आई कैप। उसी प्रकार ये माइनस का जे कैप, उसी प्रकार ये माइनस का के कैप। यहाँ माइनस का 3 है, परफेक्ट है, इसलिए यहाँ क्या लिया है 3 आई कैप, 5 जे कैप, 7 के कैप। b1 वेक्टर बनाओगे तो नीचे वाले हैं ये b1 वेक्टर बना देंगे, ये नीचे वाले हैं जो क्या बना देंगे आपके b2 वेक्टर बना देंगे। फिर आपको क्या करना है, सूत्र में देखो क्रॉस चाहिए, इसका माइनस चाहिए, डॉट प्रोडक्ट चाहिए, इनका फिर आपको परिमाण चाहिए। तो पहले आप इनका क्रॉस निकाल लो। तो क्रॉस आप निकालते हो तो आपको मिल जाएगा ये वाला सदिश, ठीक है। फिर इसका आप मोड निकालते हो तो आपको मिल जाएगा रूट के अंदर 116। फिर आप इनका माइनस निकालते हो तो आपको बच्चों ये मिल जाएगा। फिर आप इनका डॉट प्रोडक्ट करते हो तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा 106 बटा में रूट 116 इकाई। यही फाइनल आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 बच्चों आपको ग्राफ वाला क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। निम्नलिखित रैखिक प्रोग्रामन समस्याओं को आलेखीय विधि से हल करें। न्यूनतमीकरण करें z बराबर 20x प्लस में 10y, जबकि x प्लस में 2y लेस देन इक्वल टू 40, 3x प्लस में y ग्रेटर देन इक्वल टू 30, 4x प्लस में 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 60। x और y के मान आपको 60, x और y के मान आपको 0 से बड़े या बराबर आपको लेने हैं। मतलब आपको x की धनात्मक दिशा यानी प्रथम चतुर्थांश की आपको बात करनी है। तो देखिए बच्चों ग्राफ मेरे पास नहीं था, मैंने पेज लिया हुआ है, पेज में आपका ग्राफ बनाया हुआ है। तो ग्राफ बनाने की बच्चों बिल्कुल आसान सी प्रोसेस है। हालांकि आपने ग्राफ 10th क्लास में बनाया है, आधा काम तो 10th क्लास का चलेगा और आधा काम आपका 11th क्लास का चलेगा, थोड़ा सा काम आपका 12th क्लास का चलने वाला है, ठीक है। तीनों ही क्लासें बच्चों आपकी इसमें काम आ जाए ग्राफ बनाने में। देखो सबसे पहले आप क्या करना है, इसको बराबर करना है, इसको बराबर करना है, इसको बराबर करना है। टेबल बनानी है। x का मान आपको 40 रखोगे आप तो क्या मिलने वाला है, y का मान 0। और जब आप x का मान यहाँ 0 रखते हो तो y का मान कितना मिलेगा 20। तो यहाँ से ऐसे दो मानों की टेबल आपको बना लेनी है। फिर आपको इस ग्राफ के अंदर यहाँ प्लॉट कर देना है और जिस रेखा की आप प्लॉट कर रहे हो उस रेखा का आप नाम भी लिख दीजिएगा, उस रेखा की आप समीकरण भी लिख दीजिएगा। भाई इस रेखा का प्लॉट हमने खींचा है। उसी प्रकार ये दूसरी लाइन, ये आपकी तीसरी लाइन हो जाएगी। इतना काम करने के बाद बच्चों अब आपको ना छायांकित भाग ढूंढना पड़ेगा कि छायांकित भाग कौन सा होगा। बात करें इस वाली लाइनिंग की तो इसका हमें देखना पड़ेगा सबसे पहले आंसर कहाँ आने वाला है। तो आंसर कैसे देखोगे वो समझना ध्यान से। ये आपकी समीकरण है, देखो ये आपका यहाँ पर क्या है, मूल बिंदु है 0,0 जिसके निर्देशांक होते हैं। तो आप x का मान 0 और y का मान 0 रख के देखिए, 0 प्लस में 0 क्या मिलेगा 0। तो 0 का जो 0 है जो वो 40 से क्या होता है भाई, छोटा होता है ना, 40 बड़ा होता है, अरे हाँ या ना। तो ये मतलब क्या है, शर्त आपकी बिल्कुल परफेक्ट है, सत्य बात है। यहाँ 0 लेस देन इक्वल टू 40 सही बात है। तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 के तरफ आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पर क्या लगाना है, एरो लगा देना है।
अब बात करें इस वाली लाइनिंग की, तो आप यहाँ पर देखिए 0 रखोगे, 0 प्लस में 0, 0 जो है वो 60 से क्या बड़ा हो सकता है क्या? गलत बात, नहीं हो सकता। इसीलिए इसका जो आंसर है ना वो 0 की तरफ नहीं आएगा, 0 से क्या आएगा? दूसरी तरफ आने वाला है। इसीलिए हमने एरो कहाँ लगा दिए? ऊपर की तरफ लगा दिए। अब बात करें हम थर्ड लाइनिंग की, तो यहाँ भी हम मान रखते हैं 0 प्लस में 0, तो 0 आएगा। 0 30 से बड़ा होता है क्या? नहीं होता। इसका मतलब इसका आंसर 0 की तरफ वाला नहीं होगा। कहाँ होगा? इधर की तरफ होगा, इसलिए मैंने एरो इधर की तरफ लगा दिया। तो इससे बच्चों ये एरिया आपका बाउंड हो जाएगा। तो यहाँ 4 पॉइंट मिले आपको, ए, बी, सी और आपको डी। फिर आपको क्या करना है? एक टेबल बनानी है, बिंदु ए बी सी डी लिखना है और यहाँ पर इनके निर्देशांक लिखने हैं। सी का निर्देशांक बच्चों मुझे पता है, डी का भी मुझे पता है, लेकिन ए और बी का नहीं पता। देखो सी का कैसे पता? सी का यहाँ 15 है, ठीक है, और एक्स अक्ष है तो एक्स का मान 15 है, वाई का मान क्या हो जाएगा? यहाँ 0 हो जाएगा, इसलिए 15,0 लिख दिया। बात करें डी की, तो एक्स का मान 40 है, वाई का मान क्या है? 0 लिख दिया। लेकिन बच्चों देखो ए पॉइंट और बी पॉइंट ग्राफ मेरे पास नहीं है जिससे मैं एग्जैक्ट आपको बता सकूं। आपके पास ग्राफ होगा, आप ऐसे बनाना बच्चों, तो वहां आपके एग्जैक्ट पॉइंट कटने वाले हैं। फिर आप उन पॉइंटों को यहाँ लिख देना और उन मानों को उठाकर इसमें रख देना और देखना जेड का आपको कहाँ पर न्यूनतम मान मिलता है, कम से कम मान कौन सा आपको मिलता है। मान लीजिए सपोज करो 1 मिनट के लिए ये 10 मिला, ये माइनस का 40 मिला, ये आपको 80 मिला और ये माइनस का आपको 100 मान लीजिए, माइनस का 100 मिला। तो न्यूनतम मान कौन सा है इनमें से? न्यूनतम मान कौन सा है? तो आप कहोगे गुरुजी कम वाला मान क्या है? माइनस का 100। यही आपका बच्चों आंसर हो जाएगा। कर लीजिएगा बच्चों, सारी प्रोसेस मैंने आपको बता दी है, क्योंकि यहाँ के ना ग्राफ में इनको पता करना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि ग्राफ मेरे पास है नहीं, रफली मैंने बनाया है इसलिए। देखते हैं हम लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है, 52 ताश की गड्डी में से एक पत्ता खो जाता है, शेष पत्तों में से 2 पत्ते निकाले जाते हैं जो ईंट के पत्ते हैं। खो गए पत्ते ईंट के होने की प्रायिकता आपको बतानी है। काफी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, देखिए इसको आप कैसे करोगे। ताश के कुल पत्ते कितने हैं? 52 है। घटना ए मान लीजिए खोया गया पत्ता ईंट का है, घटना बी मान लीजिए खोया गया पत्ता ईंट का नहीं है। तो पी ए पत्ता ईंट का है तो 13/52 हो जाएगी, और ईंट का नहीं है तो ईंट के पत्ते हटा दो। ईंट के कितने पत्ते होते हैं ताश में? 13 पत्ते, तो 52 में से 13 गया तो 39/52 आपकी प्रायिकता हो जाएगी। काटोगे आप, 13 चौके 52, 1/4, 13 तिया 39, 13 चौके 52, 3/4। अब ई जो घटना है वो क्या है? निकाले गए दोनों पत्ते क्या है? ईंट के है, ये हमने मानी है। तो सबसे पहले आप निकालोगे पी ई बाई ए, इसका मतलब क्या है? निकाले गए दोनों पत्ते ईंट के हैं और खोया गया पत्ता ईंट का है। तो पहला पत्ता जो खोया वो ईंट का खोया, तो अब आप कितने पत्ते निकालोगे? पहले भाई एक तो खो चुका ना ईंट का, अब कितने बचे? 12, और एक खो गया तो कुल कितने बचे? 51, तो 12/51 गुणा। और जो दूसरा पत्ता आप निकालोगे, एक पत्ता आपका खो गया ईंट का, एक आपने निकाल लिया, अब कितने बच गए? 11, और कुल कितने बच गए आपके? 50, जिसमें से आप निकालोगे, राइट। अब आप निकालोगे पी ई बाई बी, इसका मतलब है कि निकाले गए दोनों पत्ते ईंट के हैं, और जो घटना बी है वो क्या बता रही? खोया पत्ता ईंट का नहीं है। ईंट का पत्ता नहीं खोया भाई, कुछ और वाला पत्ता खोया है दूसरा, ठीक है। तो पहला पत्ता आप ईंट का निकालोगे तो 13/52, 51, 13/51 भाई, एक पत्ता खो गया है ना। फिर दूसरा पत्ता आप ईंट का निकालोगे तो एक तो आप निकाल चुके हो, तो 12/50 आपकी प्रायिकता हो जाएगी। अब आप क्या लगाओगे इसमें? बेज फिर में, क्योंकि आपको क्या निकालना है? ए बाई ई, यानी कि 2 पत्ते आप ईंट के निकालोगे और खोया गया पत्ता भी किसका है भाई? ईंट का है। तो इसका फॉर्मूला बच्चों ये होता है, इसके अंदर आपको सिर्फ मान रखने हैं और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 11/50। ऐसे बच्चों आपको इसको सोल्व करना है। अब देखते हैं हम लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 52। तो क्वेश्चन नंबर 52 है कि निश्चित समाकलन के गुणों का उपयोग कर निम्न का समाकलन ज्ञात कीजिए। काफी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन आपको कैसे करना है। ये आपका क्वेश्चन है बच्चों। सबसे पहले आप क्या करोगे? अलग अलग आप क्या कर दोगे? समाकलन कर दोगे। अलग अलग कर दिया आपने इनको। अलग अलग करने के बाद आप इसको I1 मान लीजिए, इसको आप I2 मान लीजिए, इसको समीकरण नंबर 1 दे दीजिए।
सबसे पहले आप सोल्व कीजिए I1 को। I2 को बच्चों सोल्व मत कर लेना, नहीं तो फंस जाओगे, पहले बता रहा हूं, उसके पीछे रीजन है देखना, समझना आगे। तो I1 है, समीकरण नंबर 2 दे दिया इसको। अब देखो आपको क्या करना है, वो रूल फॉलो करवाना है। कौन सा रूल भाई, होता है ना वो रूल कि भाई लिमिट 0 से a दी हो, fx डॉट dx हो, तो हम क्या करते हैं 0 से a माइनस x डॉट में क्या करते हैं dx करते हैं। तो ऐसे ही बच्चों आप यहाँ से π/2 माइनस का x करोगे, साइन 90 माइनस x हो जाएगा आपका cos x, समीकरण नंबर 3। फिर आपको क्या करना है, समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ना है बच्चों। जोड़ दिया आपने, ये आपको मिल गया। यहाँ फिर आपने वो फॉर्मूला लगा दे, कौन सा, log m प्लस में log n वाला, क्या होता है log m डॉट में n आपका फॉर्मूला हो जाएगा। ये आपका फॉर्मूला लग गया यहाँ तक। अब देखो, अब आपको क्या करना है, इसमें log 2 आपको जोड़ना है और log 2 ही आपको क्या करना है, घटाना है। ठीक है, बराबर बच्चों आपको 2i1 चलने वाला है। क्यों, ये भी आपका i1 था और ये भी क्या था, आपका i1 था। ठीक है, इसलिए जुड़कर क्या हो गए 2i1, क्योंकि ये भी तो आपके ऐड हो गए ना, इसलिए ये भी ध्यान रखना भाई, काफी दिक्कत होती है बच्चों की और इसको ही भूल जाते हैं। यहाँ आपके दिमाग की बत्ती भाई जलनी चाहिए। अब देखो, तो यहाँ हमने log 2 को जोड़ा और घटाया, उसके पीछे लॉजिक है, आप समझ जाओगे। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, इसको आप पूरे को मान लीजिए m, इसको आप मान लीजिए n, तो यहाँ फॉर्मूला बन गया बाबू log m डॉट में n क्या होता है, log m प्लस में log n हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हो m डॉट n लग जाएगा log m प्लस में log n का, तो 2 sin x cos x, 2 sin, देखो फॉर्मूला होता है sin 2x का, क्या होता है 2 sin x और आपका cos x, तो यहाँ पर आपके फॉर्मूला बन जाएगा sin 2x का। बनने के बाद बच्चों आपको क्या करना है, फिर दोबारा इस समाकलन को अलग अलग कर देना है। अलग अलग कर दिया, उसके बाद क्या करना है, देखो ध्यान से, अलग अलग कर दिया। अलग अलग करने के बाद इसका तो आप समाकलन कर ही दोगे, x हो जाएगा, लिमिट 0 से π/2 है, अपर लिमिट माइनस कर लोअर लिमिट आपने रख दी। यहाँ से आपका π/2 कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा। फिर हमने क्या किया, इस 2 का डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद इस 2 से गुणा क्या हो गया, 4 हो गया। ये आपका I1 का मान आ गया। अब समीकरण 1 में जब आप I1 का मान रखोगे तो बाहर क्या हो रहा था आपका मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, 2 को आप अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, अंदर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो भाई, अंदर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो ब्रैकेट के, तो 2 से आपका 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से आपका 4 2 टाइम्स कट जाएगा। कटने के बाद बच्चों आपको ये वाला मिलने वाला है। इसके बाद आप देखोगे ये वाला और ये वाला प्लस माइनस में सेम है, आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा और फाइनल आपका आंसर आ जाएगा माइनस का π/2 log 2 आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। बच्चों सॉल्यूशन थोड़ा सा लंबा है, यदि मैं समझाने लग गया ना तो वीडियो पता नहीं कितने घंटे की बन जाएगी। अब भी काफ़ी समय हो गया है, लगभग 1.25 घंटा हो गया है वीडियो को, इसीलिए बच्चों आप इसको ध्यान से समझ लेना। हम मैथ की ताबड़तोड़ सीरीज लेकर आप सभी के लिए हाजिर होंगे। बड़े क्वेश्चन 5 नंबर वाला जो क्वेश्चन है ना आपका, उसको लेकर हाजिर होंगे, धमाल मचाने वाले हैं बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका जो PDF है ना वो आपको फ्री में मिल जाएगा भाई, है ना, कोई पैसा आपको नहीं देना है। आपको 9024796410 पर आपको मैसेज करना है और आप PDF अपनी प्राप्त कर सकते हो। आई होप कि आपको क्लास काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। यदि क्लास आपको पसंद आई हो बच्चों तो आप इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और यदि आपको फिजिक्स का भाई गैस पेपर चाहिए, फिजिक्स का आपको गैस पेपर चाहिए, यदि फिजिक्स आपको फोड़ना है तो आप इसी नंबर पर हमें व्हाट्सएप मैसेज करके हमारा गैस पेपर परचेज कर सकते हो बच्चों। सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस नंबर पर दे दी जाएगी, आप हमसे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। तो मिलते हैं और एक बेहतर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।